से बहस को जारी रखते हैं। हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं और 2 राजनीतिक विश्लेषक हैं। ब्रजेश जी, यहां पर जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, ये नहीं मानते हैं कि ये चुनाव बाईपोलर है। इनका मानना है कि बाकी भी टक्कर में है, चाहे बसपा और छोटे छोटे दल, उनकी भी भूमिका अहम है। पहली बात तो मैंने नहीं कहा कि बसपा टक्कर में नहीं है। कहीं उठा के देख लीजिए, मैंने कहा बसपा भी कहीं कहीं टक्कर में है। हाँ, मैं आपका पक्ष जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल नहीं कहा, मैं कोट नहीं कर रहा हूं, आपका पक्ष ही जानना चाह रहा हूं। दूसरी बात, जो छोटे छोटे दल की बात कर रहे हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि छोटे छोटे दल किसी न किसी से बंधे हुए हैं, किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं। वो कोई अलग से नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, और जो अलग से लड़ रहे हैं उनका कोई वो नहीं है। या तो बसपा से या सपा से जुड़े हैं या बीजेपी से जुड़े हैं। जनसत्ता दल तो किसी के साथ नहीं है। जनसत्ता दल के लिए मैं दौरा करके लौट आया हूं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो अभी कल आजमगढ़ से लौटा हूं। हाँ, अब किसी को लगता हो कि बहुत अच्छा लड़ रही है तो भगवान उसका मालिक। प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ में राजा भैया लड़ रहे हैं, और राजा भैया आज से नहीं लड़ रहे हैं, लगातार वो कई दशक से चुनाव पर जीत रहे हैं। बाबागंज 2 में सीटें कहां पर? बाबागंज नहीं, इस तरह टुकड़ों में बात नहीं कर रहे हैं। वो तो राजा भैया तो बहुत पहले से लड़ रहे हैं, और राजा भैया बाकायदे बड़ी मजबूती से 2 सीटें उनको जीतने की स्थिति में है। 2 सीटें ऐसी हैं जो चुनाव जीत सकते हैं वो। लेकिन इससे अलग या तो सपा लड़ रही है, या बीजेपी लड़ रही है, या बसपा लड़ रही है। बसपा बहुत ज्यादा सीटों में नहीं लड़ रही है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बहुत मजबूत लड़ाई है उसकी, और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां इतनी मजबूत लड़ाई नहीं है उसकी। जबकि मैं अब कल आजमगढ़ गया था, अब आजमगढ़ की हर सीट पर उसकी मजबूत लड़ाई है, हर सीट पर उसकी मजबूत लड़ाई है। सुल्तानपुर की कई सीटों में उसकी मजबूत लड़ाई है। तो ये स्थितियां हैं। अब अंबेडकर नगर में बहुत अच्छा लड़ रही है। बिल्कुल, यानी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बसपा बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। आलोक जी, देखिए, ब्रजेश जी ये कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी है कि जो विपक्ष है वो एकजुट हो गया है। विपक्ष में भी दूसरे दल हैं जो कुछ कुछ जिलों में बहुत मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं। इत्तेफाक रखता हूं मैं इस बात से, इसलिए इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अब जो ये चरण है, ये जो खासकर 5वां चरण है, ये जातिगत राजनीति का चरण है, और इसमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इनफैक्ट दोनों बड़ी जो गठबंधन है, सपा का गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, इन दोनों ने तमाम मुद्दों के बावजूद इस बात को इग्नोर नहीं किया है। उन्होंने जातीय दलों के साथ जाके गठबंधन किया है, और ये माना है कि 5वें चरण, 6ठे चरण, 7वें चरण का जो चुनाव होगा, इसमें ये जातीय नेता और जातीय समूह ज्यादा मैटर करेंगे। जब जातिगत बात आती है तब बसपा को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। उनका एक मजबूत वोट बैंक का चंक है, उस चंक को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उसको रिप्रेजेंट करते रहे, काशीराम के दिनों से करते रहे, और बसपा के उत्तर प्रदेश में सफलता का कारण ही ये बेल्ट रहा है जहां हम प्रवेश कर चुके हैं। खासकर ये 5वां चरण के बहुत सारे सीट हैं, जैसे आपने गिनाया, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। अंबेडकर नगर का इलाका है, बाराबंकी का बहुत सारा इलाका है, वहां मुस्लिम वोटों को भी बसपा अपने हक में मोड़ने की स्थिति में है, और यह सच है कि उसके कैंडिडेट काफी मजबूत हैं वहां से। लेकिन जब ऊपरी तौर पे हम देख रहे हैं जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष की एक लड़ाई है, साफ साफ ये बात हो रही है, बदलाव की जब बात हो रही है, जब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले दफा जब सपा को कुर्सी से उतारा था तो बहुत बड़ी तादाद में उनको वोट पड़े थे। उस वोट को दोहरा पाएंगे या नहीं दोहरा पाएंगे? पिछली बार वहां के वोटरों ने, बसपा के भी बहुत सारे वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी के हक में 2017 में जाके मतदान कर दिया था, जिसकी वजह से वो भारी सफलता मिली थी। अब उस सफलता को भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाएगी या नहीं दोहरा पाएगी? अगर बसपा ठीक से यहां चुनाव लड़ जाती है तब संभव है कि सपा और बसपा के गठबंधन का एक जो बिखराव है वोटों का, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिहाज से। लेकिन क्या अब जब बदलाव की बात बार बार अखिलेश कर रहे हैं, डिंपल जाकर इस चरण में आ गई हैं, जय बच्चन आ गई हैं, मैदान में उतर आई हैं, पूरी ताकत लगा दी है सपा ने,
तो क्या ये मुमकिन है कि विपक्ष के वोट में वो दरार पैदा होगा? हाँ, संभव है कि आप इंडिविजुअल कैंडिडेट का जब जिक्र करेंगे, जब हम राजा भैया का जिक्र करेंगे, तो उन पे ये इसका असर नहीं पड़ता है। कम संख्या में राजपूत हैं, फिर भी लगातार वो जीतते आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ कद्दावर नेता हैं जो अपने बाहुबल पे या अपनी ताकत पे या अपना जो भी उनकी क्षमता है उसके आधार पर जातिगत मतदाताओं को भी अपने हक में खींच लेते हैं और जाति बाउंड वहां जाके खत्म हो जाता है। लेकिन ये 5वां चरण का चुनाव विशुद्ध तौर पर जातिगत आधार पर है, बटा हुआ है। अगर सपा दावेदारी कर रही है अवध में जाकर के, तो इसलिए कर रही है कि जातिगत एक बहुत बड़ा चंक उनके साथ है अवध के सीट पे, अयोध्या के सीट पर, जिसके आधार पर उन्होंने बेटर परफॉर्म कर रखा है इतिहास में। तो उसको भी दोहराने की बात है। मोटे तौर पे ये इस आईने से देखा जाना चाहिए कि विपक्ष का अगर बिखराव होता है, बसपा को अच्छा वोट आता है, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा, और अगर बिखराव नहीं होता है तो सपा माइलेज ले जाएगी या वो परफॉर्म बीजेपी को दोबारा नहीं करने देगी जो 2017 में वो कर पाई थी। डॉक्टर डी.आर. साहू साहब ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो 5वां चरण है वहां पर जातियां बहुत मैटर करती हैं, बहुत मायने रखती हैं सभी दलों के लिए। इसीलिए जो बड़े दल हैं उन्होंने ऐसे ऐसे दलों के साथ गठबंधन किया है जिनका एक खास जाति पर प्रभाव है। तो ये जो उन्होंने माना है इस चरण को जाति आधारित माना है, तो क्या यहां पर मामला इस चरण में बहुत दिलचस्प लड़ाई है 61 विधानसभा सीटों पर? देखिए, मंडल और कमंडल 1990 से हम लोग देखे आ रहे हैं, और 90 के बाद आपने देखा होगा किस तरह से ये अस्मिताएं उभर के आए, और उस अस्मिताओं के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को सफलताएं मिलती गई, और उसके साथ साथ उनको काफ़ी हद तक 2012 से 17 में उस तरह की प्रभाव नहीं पड़ पाया। अब बात ये है कि अब जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे बहुजन समाज पार्टी, अब देखिए आंकड़ों देखिए, 88 कैंडिडेट्स, मुस्लिम कैंडिडेट्स बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। ये एक स्ट्रैटेजिक एक तरीका है जिसमें ये आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जाति की बात कर रहे हैं तो जाति के आधार पे तो दोनों जाति आधारित राजनीतिक दल है, लेकिन ये जो माहौल इस बार देख रहे हैं। दूसरा कौन सा कह रहे हैं आप? दोनों राजनीतिक दल बताया जाति आधारित, बहुजन समाज पार्टी एवं हमारे समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो दोनों जाति के आधार पे ही है एक तरह से है। और जहाँ तक बात ये है कि जो माहौल आप देख रहे हैं कि कमंडल इतना प्रभावी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो उसका एक हो चुका है, जैसे मतलब एक तरह से ये वो एक उसका वो अतीत माना जा रहा है कि भाई ठीक है, निर्माण होने जा रहा है, हो रहा है, तो उसमें और क्या हो सकता है। तो वो तो एक उत्सुकता ख़त्म है। और जाति जात ये जो हम बात कर रहे हैं कि मंडल की बात करें या जो ओबीसी की कंसोलिडेशन की बात करें, ये बहुत प्रभावित करेगा। और उसमें ये देखने लायक है कि बहुजन समाज पार्टी किस तरह से अपने स्ट्रैटेजी के साथ साइलेंटली उसको बचा पा रहे हैं अपने वोट बैंक को, क्योंकि बहुत सारे ये आकलन की बात है, यदि बचा पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदे होंगे, यदि नहीं बचा पाएंगे तो यदि अखिलेश जी की तरफ शिफ्ट हुआ है तो अखिलेश जी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो उनकी सीटों में तब्दीली आएगी, और कहीं ना कहीं एक जो ध्रुवीकरण की तरफ से भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी का जो एक अपरेंटली एक दिखाई दे रहा है कि ध्रुवीकरण हो चुका है कि इन दोनों में कोई आएंगे, ये जो कांटे की टक्कर है। और इस कांटे की टक्कर में मैं तो जरूर मानता हूं कि ये स्पॉइलर हो सकते हैं, गेम चेंजर भी हो सकते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो जीत की स्क्रिप्ट है वो बसपा तय करेगी, वो किस तरह से मजबूती से लड़ती है, ये आप कहना चाह रहे हैं? मेरा थोड़ा सा आकलन यही कि आप उसको, जैसे कि पूर्व वक्ता ने भी कहा, कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े साइलेंटली करते हैं और उनकी वोट बैंक भी है। और उसमें खासतौर पे आपने देखा होगा ब्राह्मण की सीट जो परसेंटेज है, उसमें भी आप देखेंगे ब्राह्मण की परसेंटेज। ये चीज क्लियर कर दीजिए, भाजपा और समाजवादी पार्टी की जीत की जो कुंजी है कि बसपा कैसे लड़ती है, ये आप कह रहे हैं, ये क्लियर कर यस, मेरे हिसाब से ये है। और उसमें यदि कांग्रेस की वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, और जैसे कि आपने देखा होगा कि तो कहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, किस जिले में अगर बात करें? क्षेत्र है, उनकी क्षेत्र है, और हर जगह आप देखेंगे प्रथम चरण से 7वें चरण तक उनकी वोट परसेंटेज जरूर बढ़ेगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। और
कुछ सीटों में तब्दीली हो सकता है, तो उससे क्या नफा नुकसान होगा? उसमें नुकसान यही होगा कि ये लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो भाई भारतीय जनता पार्टी को ही फायदे होंगे। यदि ये लोगों का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, बहुजन समाज पार्टी भी अपने मजबूती से लड़ेंगे। यदि मुस्लिम वोट्स इस तरह से शिफ्ट हो जा रहा है, यदि मुस्लिम वोट प्रत्याशी के आधार पे 88 कैंडिडेट उन्होंने दिया है, तो वो एक स्ट्रैटेजिक तरीके से वो रिजल्ट क्या होगा वो देखने लायक। इस पर मनोज जी आपकी क्या राय है? यानी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जीत की कहानी, बसपा कैसे चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ रही है, इसी पे माना जा रहा है। हालांकि ये एक राजनीतिक विश्लेषक डीआर साहू साहब मान रहे हैं ये लड़ाई से बाहर है, पर ये लड़ते कैसे हैं यही देखा जाएगा, कौन जीतता है या जीतेगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी यानी जिसे बीएसपी कहते हैं, वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस अभी कैडर बेस्ड नहीं है। कांग्रेस अभी राजनीतिक रूप से अपने को स्थापित करने की एक लड़ाई लड़ रही है। तो कांग्रेस से इस चुनाव, हाँ फिर से हाँ हम वो अब ये सही है कि फिर से कर रही है। तो कांग्रेस इस चुनाव में कहीं गेम चेंजर हो जाए ये संभव नहीं है, तो कांग्रेस को तो माइनस कर दीजिए। अब रही बात गेम में नहीं है, गेम में नहीं, गेम चेंजर के रूप में नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी खुल के बोल चुके हैं कि तीसरे चौथे की लड़ाई है, खुल के उन्होंने बोला छत्तीसगढ़ में। वो देखिए, वो क्या उनके जो बड़े नेता हैं या जो प्रियंका जी हैं वो स्वयं मान रही हैं कि हम लोगों को कभी न कभी, हमने देखा था आप ही के चैनल पर वो इंटरव्यू दे रही थी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कभी न कभी 30 सालों से हम सब किसी न किसी के साथ मिलकर लड़े और इससे हमारी पार्टी का नुकसान हुआ। कभी न कभी हमें 403 बूथों तक और पूरे उत्तर प्रदेश तक जाना पड़ेगा, तो कल की शुरुआत क्यों ना आज से की जाए। तो उन्होंने मान लिया कि हम एक शुरुआत कर रहे हैं। अब कांग्रेस से कोई चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस एक संगठनात्मक तैयारी कर रही है, जैसे आप कर रही है। हाँ, जैसे आप कर रही है, आपका भी है। आप भी उत्तर प्रदेश में आइए, आपका कोई बहुत राजनीतिक रूप से दखलंदाजी नहीं होगी, आप एक पार्टी के रूप में लड़ेगी कांग्रेस। हाँ, श्री गणेश, आप इन लोगों का श्री गणेश ही मान लीजिए। अब रही बात 3 स्थापित दलों की उत्तर प्रदेश में। स्थापित दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। अब अगर कुछ जिले, जैसे कुछ जिलों के आधार पर अगर आप देखें पूरे उत्तर प्रदेश में, अब 5वें चरण के चुनाव से हम लोग बात करें, पीछे के चरणों की बात छोड़ दें क्योंकि वो बातें हो भी चुकी हैं कि जैसे मैनपुरी है, तमाम चीजें। हम लोग 5वें चरण पर ही रहे कि 5वें चरण में देखिए चुनाव का जैसे ये एक विश्लेषण आ भी गया और ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी को चाहे वो जाट लैंड हो, यादव लैंड हो, मध्य का अवध हो या चौथे चरण का जो अवध का हिस्सा है वो हो या 5वें चरण में जो है, तो अलग अलग चरणों में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे या जाट लैंड, यादव लैंड में, तो वहाँ परिणाम तो कुछ और था, है और रहा, लेकिन वो असर अब इधर की तरफ नहीं रहेगा। जैसे से लखनऊ से पश्चिम की तरफ आप बढ़ेंगे, वोटों का गणित, वोटों का समीकरण बदलेगा। कई जिले समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाएंगे, जैसे अभी हमारे जो आपके साथी शुक्ला जी कह रहे थे कि बहराइच और श्रावस्ती, बहराइच और बाराबंकी समाजवादी पार्टी की तरफ दिखेगा। प्रतापगढ़ है तो प्रतापगढ़ में मिला जुला आपको दिखेगा। 2 सीटें तो राजा भैया की दिखाई देंगी आपको, बाबागंज और उनका रामपुर खास, और उनका अपना राजा भैया का अपना विधानसभा क्षेत्र। तो एक जिले में 8 या 9 विधानसभाएं हैं। अगर इस तरीके से आप चलें, और दूसरा कि जो राजनीतिक समीकरणों का गणित है, भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की बात करती है नहीं करती है, एक यहाँ वो इस समय डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन राजनैतिक रूप से जातियों का समीकरण साधने के लिए राष्ट्रीय दल होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने समझौते किए हैं क्षेत्रीय दलों से। तो इसका मतलब है कि जाति बिल्कुल दी है, देनी पड़ेंगी। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं जातियों का वर्चस्व है। जातियों के वर्चस्व के अलावा हमने आपको बता दिया ओपीएस का भी एक वोट है, वो भी सरकारी कर्मचारियों का है जो जाति से परे है। सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, बड़ा मुद्दा नहीं, मैं देख रहा था आप उसका जिक्र कर रहे थे। इस बार भी प्राथमिकता के साथ कर रहे हैं। हम प्राथमिकता के साथ पीछे की क्या वजह है हम बता दें, प्राथमिकता के साथ नहीं कर रहे। देखिए विधानसभा के चुनावों में 100 से 5000 के बीच में बहुत सारे सीटों का उलटफेर हो जाता है। सरकारी कर्मचारी हम ये नहीं कहते, लेकिन सरकारी कर्मचारी देखिए एक एक वोट की कीमत है ना। तो अभी आप जो जिन वोटों को लेकर के चल रहे हैं वो किसान मजदूर खुल के बोलते हैं इसके बारे में, ओपीएस के बारे में खुल के बोलते हैं, हर बार इससे बोलते हैं कि हम सब आंदोलन करते हैं, आंदोलनों में 2.5, 3 लाख की भीड़ आती है। इसका मतलब जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इस आंदोलन से जुड़े हुए हम सब। और नहीं, पुरानी पेंशन देखिए कर्मचारी संगठनों, गेम चेंजर आप मानते हैं इसको? गेम चेंजर तो नहीं है, लेकिन गेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
गेम चेंजर तो हम नहीं मानते हैं। अच्छा, हम गेम स्वयं का मानते हिस्सा हैं है। गेम का बहुत बड़ा इधर-उधर हिस्सा जा है। सकता है, वो किसी बिल्कुल तरह जा भी। सकता, बिल्कुल नहीं, वो इधर उधर नहीं, वो या तो एक तरफ रहा है। मैं अच्छा, इस समय एक चूंकि तरफा है। वो एक तरफा जा रहा है वोट फॉर ओपीएस के नाम पर, लेकिन बसपा ने भी तो कहा है, बसपा ने कहा, तब हमने कहा ना कि वो एक तरफा जा रहा है जो ओपीएस और की बात कर कांग्रेस ने रहा है। करके दिखाया राजस्थान कांग्रेस में। ने करके दिखाया, लेकिन कांग्रेस ये तो लड़ाई त्रिकोणी हो गई यहाँ पर आपके कांग्रेस OPS में। कांग्रेस अभी हमने कहा ना, कांग्रेस अभी शुरुआती दौर में है। तो ये भी दो राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश में, दो राजनीतिक दलों का है, लेकिन ये ओपीएस का वोट वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, ये नहीं, आपका नहीं, मानना है? समाजवादी ये पार्टी, घुमा फिरा के बोल रहे हैं आप। मैं घुमा फिरा के नहीं बोल रहा हूं। प्रोफेसर मनोज पांडे नहीं, क्या नहीं, कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ओपीएस का वोट, ओपीएस के जो साथी हैं, जातिगत आधार पर भी अगर बटेगा तो वो जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है और जिनकी सरकार है उनके पक्ष से नाराज दिख रहा है, ये बड़ा स्पष्ट है। अब वो कहां जाता है वो बटेगा, वो भी वोट बढ़ सकता है, ये मैं मान अब आप लेता हूं। बोल रहे हैं, अभी आप बैटिंग कर रहे थे, अब आप बोल रहे हैं। नहीं, बोल नहीं रहे हैं। अभी आपने बोला कि बढ़ सकता है, बढ़ क्योंकि सकता है। बसपा ने भी कहा, कांग्रेस ने करके बढ़ दिखाया। सकता है, लेकिन आगे सुन लीजिए, लेकिन जो जातिगत आधार पर बीएसपी की बात है, बीएसपी का जो कोर वोट है वो भी टूटा है। बीएसपी देखिएगा, जब चुनाव का परिणाम आएगा तो बीएसपी आपको अपने परसेंटेज से अब कम नजर आएगी, लेकिन जिन जिलों में बीएसपी का प्रभाव है वहां बीएसपी शून्य नहीं होगी, वहां बीएसपी अच्छा परिणाम देगी, बीएसपी भी एक गेम चेंजर के रूप में रहेगी। और आप बीएसपी को गेम चेंजर मानते हो, ओपीएस को नहीं, बीएसपी को गेम हाँ, चेंजर। बीएसपी गेम चेंजर रहेगी, क्योंकि भाई सीटें वो पाएगी ना। लेकिन आपने ये भी तो कह दिया कि जो 22% था उससे कम होगा। हाँ, कम होगा, वो कम होगा, ओवरऑल जो परसेंटेज आएगा वो कम होगा। लेकिन जिन जिलों में देखिए, ये चुनाव जिले वाइज होगा, जिलों में विधायकों के परफॉर्मेंस जो कि जैसे से पूरब की तरफ बढ़ेंगे वो चुनाव जातिगत और परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। जैसे राजा भैया के बारे में आप बात कर लें, उनका चुनाव वो किसी राजनीतिक दल का नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ट है। वो तो कह रहे हैं कि इस बार 1.5 लाख कोई चुनौती नहीं है, वो जो जमानत जब्त हो जाएगी बोल जो रहे हैं। पूर्वांचल की एक पूर्वांचल में और पूर्वांचल के लोगों की जो एक मनोभाव और मनोदशा होती है कि हमारा विधायक हमारे बीच कितना उपस्थित रहा, हमारे सुख दुख में कितना हमारे साथ मंत्री रहा, कितना रहे, हमारे मंत्री कितना रहे। क्योंकि पूर्वांचल में देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से उतनी विषमता नहीं है जितनी विषमता पूर्वी उत्तर प्रदेश लगभग में मनोज है। जी आपने पूरी बात कह दी। ब्रजेश शुक्ला जी, यहां पर बात आप लोगों की बात से ये निकल के सामने आ रहा है कि किसी का आंधी तूफान नहीं है, किसी का भी आंधी तूफान नहीं है, बहुत दिलचस्प लड़ाई है। और हमारे दो राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि एक तीसरा दल किस तरह से लड़ता है, जीत वही तय करेगा कि कौन जीतेगा। ये बोल तो रहे हैं दो लोगों के बीच में लड़ाई है, लेकिन जीतने वाला कौन होगा ये एक तीसरा दल तय करेगा। कैसे वो लड़ता है, देखिए, इसको समझना पड़ेगा। समझाइए। पहली बात तो समाजवादी पार्टी का जो यादव और मुस्लिम वोट है काफी मजबूती से एकजुट हुआ है। ओके, लेकिन उसका अति पिछड़ा वोट बहुत ज्यादा नहीं टूटा है, वो भी बहुत मजबूती से खड़ा है। आप गांव में जाके देखिए तब पता चलता है। और जो बसपा का कोर वोट है वो कहता है कि साहब किसी को वोट देने का मन बना के जाए, लेकिन जब मशीन के सामने पहुंचते हैं तो मुझे हाथी दिखता है, हमारी उंगली हाथी पहुंच जाती है। मेरी बहुत लोगों से बातचीत हुई, तो ये स्थिति है। इसलिए जो लोग समझते हैं, अच्छा अभी एक ओपीएस की बात हो रही थी, मैं बहुत लोगों से मिला, अब वो ऐसा बटा हुआ वोट है कि जो इसके समर्थक हैं सभी हैं एक तरफ से, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन वोट के मामले में वो कहते हैं कि इस सरकार अखिलेश ने वादा किया है इसलिए उनको वोट देंगे। और जात के आधार पर जो दूसरा वर्ग है कहता है कि इन्हीं ने तो खत्म किया था, इन्हीं ने अध्यादेश लाए थे खत्म करने के लिए, कई राज्य नहीं लाए थे। तो अपने अपने तर्क ढूंढते हैं। इसी तरह जो आवारा पशु हैं वो भी एक मुद्दा है, विरोध में है, वो कहते हैं साहब सब सत्यानाश हुआ जा रहा है। जो बीजेपी समर्थन कहते हैं साहब हमारे पशु तुम्हें इन्हीं लोगों ने छोड़ा है, यही जिम्मेदार। तो अपने अपने तर्क करने की बात है। वास्तव में जाति समीकरण के हिसाब से सारा कुछ हो रहा है। आलोक जी, फाइनल कमेंट, चूंकि बहस के अंतिम हिस्से में सब कुछ जाति के आधार पर हो रहा है ये बता रहे हैं, आपका क्या मानना है? बिल्कुल राहुल, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है। ये नदियों के किनारे का चुनाव क्षेत्र है, प्रयागराज में चुनाव हो रहा है, संगम का क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। और कहते हैं पानी का स्मरण शक्ति बहुत ताकत होती है स्मरण में। और इन सारे जगहों पर कभी बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया है,
अयोध्या में राम मंदिर के नाम पे बहुत कुछ किया गया है। इसके अलावा अलग अलग चीजें हुई हैं इस दरमियान, सरकार ने कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। आवारा पशुओं का मामला है जिसको लेकर के सब लोग परेशान हैं। लेकिन जब मतदान करने की बात आ रही है तब हम आप बैठ करके उस यथार्थ पे जिक्र कर रहे हैं कि लोगों को सिर्फ जातियों से लेना देना है। उनको इस यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है कि कौन उनके लिए विकास कर रहा है, कौन उनको नौकरी नहीं दे रहा है। और ये राजनीतिक दल का सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए। लेकिन हम वोटर, हम मतदाता इस बात का कतई ख्याल नहीं रख पाते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण के खिलाफ जाना है या हीरोइज्म के पक्ष में जाना है, कैसा जाना है, जिसके लिए लगातार एक सूचिता के तौर पे हमें जिक्र करना चाहिए। जातिगत विचारधारा से ऊपर जाति से उठ करके विचारधारा की बात होनी चाहिए। वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं और राजनीतिक दल भी इस कैद में आते जा रहे हैं कि जाति ही सब कुछ है। यानी जाति ही सब कुछ है। तो आपने इस 1 घंटे में 2 वरिष्ठ पत्रकार और 2 राजनीतिक विश्लेषकों की बात सुनी, उनका क्या मानना है और 5वें चरण का चुनाव किस ओर जा रहा है और किस तरफ बैठेगा वो उन्होंने बताया। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा।